ओके जी, रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू स्टडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पैथोलॉजी। सबसे पहले मैं आपको बुक दिखाता हूँ कि बुक पे क्या लिखा हुआ है। बुक में क्या लिखा हुआ है, तो बुक पे आपके ये लिखा हुआ है। जो पेज नंबर है 661 पेज नंबर है, और यहाँ से आपकी पैथोलॉजी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ से पैथोलॉजी स्टार्ट हो रही है। और आज हम पढ़ेंगे सिंड्रोम्स पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले क्लाइंट फेंटल सिंड्रोम पढ़ेंगे, उसके बाद टर्नर पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको किस तरीके से करना है। फर्स्ट एड वाले ने ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन जो बातें मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा आपने फौरन अपनी बुक पे लिख लेनी है। इसलिए अपना पॉइंटर और जो भी आप चीजें यूज करते हो उसको अपने साथ रखो, और हम स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम तो इसकी बेस बनाते हैं। उस दिन भी हम यही पढ़ रहे थे, लेकिन हमारी बेस बन नहीं पाई थी। तो मैंने आपको दो मरीजों से के साथ मिलवाया था, उसको हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने कहा था कि आपके पास आप माशाल्लाह किर्गिस्तान से एमबीबीएस करके जाते हो वापस, और आपके पास आप एक गायनी वार्ड में बैठे हो। आपके पास एक शकील आता है। ठीक है, एक मरीज आता है जिसका नाम है शकील, और उसकी उम्र कितनी है, 33 साल है। उसकी उम्र कितनी है, 33 साल है। और वो 1 साल से ट्राई कर रहा है, लेकिन वो बाप नहीं बन पा रहा। वो एक साल से ट्राई कर रहा है कंसीव करने की, बट फेल। और उसकी बॉडी बहुत पतली, वो बड़ा दबला दुबला पतला सा है, और उसका कद भी काफी लंबा है। और जब आपने उसका फिजिकल एग्जामिनेशन की, तो जो आपको उसकी टेस्टिस थी आपको स्मॉल मिली। ठीक है, उसकी टेस्टिस क्या है, स्मॉल है। लेकिन उसमें है तो वो मेल, लेकिन उसमें जो ब्रेस्ट है उसका साइज ज्यादा है नॉर्मल से। और उसके जो प्यूबिक हेयर और उसके जो फेशियल हेयर है वो भी नॉर्मल मेल से कम है। ठीक है, तो ये हो गया शकील। शकील के बारे में आपने ये जाना था। फिर आपने कहा कि चलो अच्छा, अब मैंने इसका फिजिकल एग्जाम भी कर लिया, अब मैं इसका ना ब्लड टेस्ट कर लेता हूँ। तो आपने जब उसका ब्लड टेस्ट किया, तो आपने उसका क्या किया, आपने जब उसका टेस्टोस्टेरोन देखा, तो टेस्टोस्टेरोन उसका क्या है, कम है। उसके बाद आपने उसका इनहिबिन बी भी देखा, तो वो भी कम है। फिर आपने देखा कि एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन आपको ज्यादा मिला। ठीक है, फिर आपने उसकी कैरियोटाइप कराई, और कैरियोटाइप में उसको आपको ये वाला मिला। ठीक है, कैरियोटाइप में आपको मिला एक्स एक्स वाई, कि जो इसका सेक्स पेयर है, सेक्स पेयर नॉर्मल एक्स वाई होना चाहिए था, लेकिन उसमें एक एक्स क्या है, एक एक्स क्या है, एक्स्ट्रा। ठीक हो गया। ठीक है, तो ये एक हो गया मरीज। इसका आपने डायग्नोज बनाना है, लेकिन डायग्नोज आप अभी नहीं बना सकते, क्योंकि आपने अभी टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ। तो इंशाल्लाह क्लास के बाद आप मुझे ये बताने के काबिल हो जाओगे कि इसका क्या डायग्नोज होता है। उसके बाद आपके पास जो सेकंड मरीज आती है, डेट इज शकीला, और उसकी उम्र कितनी है, उसकी उम्र है 17 साल। अब वो क्या है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे मेरी उम्र 17 साल हो गई है, लेकिन मुझे अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुई, मुझे अभी मेनार्की नहीं स्टार्ट हुई। तो हैजंट स्टार्ट मेनार्की, उसकी भी मेनार्की स्टार्ट नहीं हुई। जब आपने उसको अपनी आंखों से देखा, तो उसका कद भी क्या है, छोटा है। और उसकी जो ब्रेस्ट है, मतलब जो उसकी ब्रेस्ट है वो भी छोटी है, ब्रेस्ट भी सही तरह डेवलप नहीं हुई। और उसकी क्या है, वेब्ड नेक है। वेब्ड नेक का मतलब है कि उसकी जो गर्दन है वो थोड़ी सी चौड़ी है। गर्दन उसकी क्या है, थोड़ी सी चौड़ी है। तो ये दो मरीज आ गए हैं आपके पास। और अब आप, हाँ, और इसमें एक और अहम बात लिख लें कि ये जो शकीला है, शकीला शकीला की जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर का तो पता है ना, जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं। तो वो आप कौन सी होती है, फोर्थ मेटाकार्पल। ठीक है, फोर्थ मेटाकार्पल, जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, मंगनी की अंगूठी या कोई भी अंगूठी हो, तो उसको हम कहते हैं फोर्थ मेटाकार्पल, हमारी जो चौथी उंगली है। ठीक है, जो फोर्थ मेटाकार्पल है वो भी क्या है, शॉर्ट है। ये जो शकीला है, इसकी फोर्थ मेटाकार्पल भी क्या है, शॉर्ट है। फोर्थ मेटाकार्पल भी शॉर्ट है। और इसमें वेब्ड नेक है। इसकी अभी मनार्की स्टार्ट नहीं हुई, मतलब कि इसको अभी प्यूबर्टी हिट नहीं की, हालांकि इसकी 17 साल उम्र हो गई है। तो इसका क्या मसला है। ठीक है, तो इसके मसले को हम बाद में देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि आज हम पढ़ने क्या लगे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बेस बनाते हैं कि बेस में हमने क्या पढ़ना है। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह काफी हमारे होनहार स्टूडेंट पहले ही बताना शुरू हो गए हैं कि इनका डायग्नोस क्या है। तो आप पहले हम इसको पढ़ लें, फिर हम इसको डायग्नोस बनाते हैं। डॉक्टर सायरा पूछना जी, ये कहाँ पर है, ये जो अभी मैंने दो मरीजों के साथ आपको मिलाया है, ये आपके हॉस्पिटल में है। ठीक है, इमेजिन करो कि आप हॉस्पिटल में बैठे हो और वहां पे आपके मरीज आए। ये बुक पे नहीं लिखा हुआ, जस्ट आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैंने ये बताया है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 661। ठीक है, पेज नंबर है 661, पेज नंबर है। और हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बुक को छोड़ो, जो चीज मैं समझाने लगा हूं वो समझो। जब गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, जब गैमेट्स बनते हैं तो क्या होता है। फर्ज करो ये एक क्रोमोसोम है, और ये उसका दो क्रोमेटिड्स है, मतलब एक क्रोमोसोम के कितने, दो क्रोमेटिड्स हैं। और हम एक और कलर से बना लेते हैं। ठीक है, फर्ज करो ये एक और क्रोमोसोम है, और इसके भी क्या है, दो क्रोमेटिड्स हैं। अब हमें पता है कि जब म्योसिस वन होती है, तो क्या होता है, ये जो आपका सेल है, ठीक है, ये जो आपका सेल है ये दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो एक आ गया ये सेल, और एक आ गया ये सेल। ठीक है, अब एक क्रोमोसोम एक में जाएगा, तो एक क्रोमोसोम ये आ गया, और दूसरा क्रोमोसोम इसमें आ गया, ऐसे ही है। दूसरा क्रोमोसोम इसमें आ गया। अब ये तो हुई मियोसिस वन। ठीक है, इट इज मियोसिस वन। लेकिन उसके बाद क्या होती है, मियोसिस टू होती है। और मियोसिस टू में क्या होता है, ये जो आपका सेल है ये फिर और दो में डिवाइड हो जाता है। ये भी और दो में डिवाइड हो जाता है। अब हुआ क्या कि जब किसी बंदे के स्पर्म बन रहे थे, या किसी बंदे का एग बन रहा था, तो क्या हुआ
क्या हुआ कि ये जब मियोसिस 1 हुई, उसके बाद क्या हुई, मियोसिस 2। जब मियोसिस 2 होनी थी तो जो एक सेल जिसमें जिसमें एक एक क्रोमोसोम चला गया था, फर्ज करो कि हम पहले लेफ्ट वाले की बात करते हैं, इस तो ये जो आपका ये एक क्रोमोसोम था, ये आपका हाफ हाफ में टूट जाता है। इसके दो क्रोमेटिड्स है ना, देखो सेंट्रोमेयर एक है, मैंने आपको बड़ी डिटेल में ये बातें समझाई हुई हैं। सेंट्रोमेयर एक है और दो क्रोमेटिड्स है। तो क्या हुआ कि जब ये दो में डिवाइड होगा तो जो आपके दो क्रोमेटिड्स थे वो एक एक सेल में चले जाएंगे, तो एक इसमें आ गया, किसमें आ गया, ऐसे ही है। लेकिन जो आपका दूसरा सेल था, फर्ज करो कि उसमें क्या आ गया, उसमें अब हुई, उसमें अब हुई, इस क्रोमोसोम ने चूंकि अलग अलग होना था, ये नहीं लैदा हो सका ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू मतलब अल्लाह ताला की तरफ से या कोई ऐसा डिफेक्ट हुआ कि ये जो आपका क्रोमोसोम था जिसने अलग अलग होना था, ये अलग नहीं हो पाया। इसको हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिस्जंक्शन, ठीक है, ये क्या है, नॉन डिस्जंक्शन। नॉन डिस्जंक्शन का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम ने अलग अलग होना था, सेपरेट होना था, लेकिन वो नहीं हुए, तो इसको हम कहते हैं नॉन डिस्जंक्शन। अब नॉन डिस्जंक्शन की वजह से होगा क्या कि ये जो आपका क्रोमोसोम है, इसके दो क्रोमेटिड्स हैं, तो दोनों क्रोमेटिड्स एक ही सेल में चले जाएंगे। आना तो एक चाहिए था, लेकिन दोनों किस में चले जाएंगे, एक ही सेल में। और जो दूसरा सेल होगा वो क्या रह जाएगा, वो खाली रह जाएगा, वो खाली हाथ, बेचारा हाथ ही मलता रह जाएगा। ठीक हो गया। तो ये इसको हम कहते हैं नॉन डिस्जंक्शन। ये मैंने बिल्कुल आपको सिंपल अल्फाजों में बताया है कि जब गैमेट्स बनते हैं तो मियोसिस के दरमियान जब मियोसिस होती है तो क्या होती है, डिसजंक्शन होती है। ठीक है, डिसजंक्शन, कि जो दो क्रोमोसोम आपस में जुड़े होते हैं वो आपस में अलग हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर इनकी ये अलग ना हो पाए, ये आपस में जुड़े रहे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन। अब फर्ज करो कि ये क्या है, फर्ज करो ये एग बना है या कोई भी स्पर्म बना है, तो जब ये किसी को फर्टिलाइज करेगा, फर्ज करो ये जो आपका जिसमें दो क्रोमेटिड्स चलेंगे, जिसमें दो क्रोमोसोम चले गए हैं, जब ये किसी को फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा, जब ये किसी को फर्टिलाइज करेगा तो चूंकि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, तो ये क्या करेगा, जब ये किसी को फर्टिलाइज करेगा तो क्या कॉज कराएगा, एनीप्लॉइडी। ठीक है, एनोप्लॉइडी। एनोप्लॉइडी के आगे लिख भी लें, आपकी बुक का पहला वर्ड है जहां से पैथोलॉजी स्टार्ट हो रही है। एनीप्लॉइडी का मतलब होता है अब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एनोप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, अब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक हो गया। अब ये भी एनिप्लॉइडी कॉज कराएगा। और ये जो बेचारा खाली रह गया है, ये जो बेचारा खाली रह गया है, ये भी जब किसी के साथ मिलेगा, जब किसी के साथ इसकी फर्टिलाइजेशन होगी, तो ये भी क्या कॉज कराएगा, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, एनोप्लॉइडी कॉज कराएगा। ठीक है, तो सीधी बात है, मैंने बिल्कुल इसमें कोई चक्कर नहीं डालने की कोशिश की, सिर्फ आपको सीधी बात बताई है कि जो खाली रह जाएगा वो भी एनिप्लॉइडी कॉज कराएगा, और जो फर्टिलाइज करेगा जिसमें दो क्रोमोसोम है वो भी एनिप्लॉइडी कॉज कराएगा। ठीक हो गया। तो सीधी बात, नो बकवास, तो इसमें ये आपके सामने है। ओके, हम आगे चलते हैं। अब एनिप्लॉइडी हो गई। अब आपको पता है कि ये जो फर्ज करो ये स्पर्म है, ठीक है, फर्ज करो ये स्पर्म है, और इसमें क्या है, इसमें फर्ज करो ये दोनों जो क्रोमोसोम है ये वाई वाई है। ठीक है, फर्ज करो ये दोनों क्रोमोसोम क्या है, वाई वाई है। ये एक एग के साथ मिलता है, और उस एग में क्या होता है, हमेशा एक्स होता है। तो ये जो दोनों वाई वाई हैं, ये क्या हो जाएगा फिर, जो उसका सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होगा वो कुछ इस तरह का होगा, एक्स वाई वाई। ठीक है, तो ये हमने पढ़ना है। उसके बाद फर्ज करो ये जो खाली रह गया है, ये फर्ज करो क्या है, स्पर्म है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, स्पर्म है। ये क्या है, स्पर्म है। अब ये जो स्पर्म है, फर्ज करो किसी एग के साथ मिलता है। अब ये तो जीरो है, ये तो खाली है। लेकिन जब ये एग के साथ मिलता है तो इसका किस तरह पेयर बनेगा, एग से क्या आएगा, एक्स आएगा, और इससे क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट बनेगी। तो ये भी एनिप्लॉइडी है। अगर अब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो तो इसको हम कहते हैं एनिप्लॉइडी। तो मुझे बताएं शाहबाज जल्दी से कि ये जो आपके सामने डायग्राम शो हो रही है, मुझे बताएं समझ आई है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना है, इसी को बेस बना के हमने आगे सारे पढ़ने हैं, बिल्कुल आसान सी बातें हैं। ठीक हो गया। चलें जी, तकरीबन सारे बता रहे हैं कि सबकी समझ आ चुकी है। हम आगे चलते हैं। सर मिलियन ऑफ स्पर्म्स में सब में क्रोमोसोम अब नॉर्मल होंगे, नो 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 नो। मिलियन ऑफ स्पर्म्स में, वही तो बता रहा हूं, देखो अब एक गैमेट से चार आपके स्पर्म बने हैं, एक, दो, तीन और चार। दो नॉर्मल है, लेकिन दो क्या है डिफेक्टिव है, दो डिफेक्टिव है और दो क्या है, नॉर्मल है। डॉक्टर समी कह रहे हैं जी, एक दफा रिपीट कर दें, ओके, एक दफा मैं इसको जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये कहा कि जब गैमेट्स बनते हैं तो क्या होती है, स्पर्म में क्या होती है, स्पर्म में मियोसिस होती है। सबसे पहले क्या होता है, फर्ज करो दिस इज गैमेट। अब गैमेट में हम जिनको समझ नहीं आ रहा, आई थिंक उन्होंने वो ओवुलेशन वाला, ये स्पर्मेटोजेनेसिस वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ, उसमें हमने समझा था कि फर्ज करो हम क्रोमोसोम को कैसे गिनते हैं। हम सिर्फ सेंट्रोमेयर को गिन लेते हैं, कि ये जो दरमियान वाला पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। तो हम सिर्फ सेंट्रोमेयर को गिन लेते हैं, और जितने सेंट्रोमेयर हो उतने ही क्रोमोसोम होते हैं। तो ये जो आपके सामने एक क्रोमोसोम बनाया है, ये भी एक क्रोमोसोम है। अगर हम इसके दो क्रोमेटिड्स बना दें, ये इसके दो क्रोमेटिड्स हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। अभी भी सेंट्रोमेयर एक ही है, लेकिन क्रोमेटिड्स कितने हैं, दो हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे दो क्रोमेटिड्स, और एक क्या कहेंगे, दो क्रोमेटिड्स कहेंगे और एक सेंट्रोमेयर कहेंगे। ठीक हो गया। अब मैंने ये बताया कि जो जब गैमेट्स बनते हैं तो क्या होता है, आपके दो क्रोमोसोम होते हैं और उनमें दो दो स्पर्मेटिड्स होते हैं, या दो दो क्रोमेटिड्स होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं।
अब एक क्रोमोसोम एक में चला जाता है और दूसरा दूसरे में चला जाता है। अब फर्ज करो जब म्योसिस वन कंप्लीट हुई, म्योसिस वन के बाद क्या होना था, म्योसिस टू होनी थी। अब ये जो क्रोमोसोम है ये इसने हाफ में डिवाइड होना था, एक क्रोमेटिड इसमें आना था, एक इसमें आना था, और एक एक सब में आना था। लेकिन क्या हुआ, अब नॉर्मली क्या हुआ कि ये जो आपका, अब नॉर्मली क्या हुआ कि एक क्रोमोसोम में दो आ गए, ठीक है, जो आप दो क्रोमेटिड से वो आपस में जुड़े हुए थे। जब वो हाफ हाफ वो नहीं हो पाए, वो अलग नहीं हो पाए, तो एक खाली रह गया, और ये दो क्रोमेटिड्स एक ही सेल में आ गए। तो अब क्या हुआ कि फर्ज करो ये एक स्पर्म बन गया। अब इसमें क्या है, दो क्रोमोसोम है, होना एक चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है, दो क्रोमोसोम है। तो ये जब स्पर्म किसी एग को फर्टिलाइज करेगा, जब ये किसी एग को फर्टिलाइज करेगा, तो एग में क्या होता है, एक्स होता है। और फर्ज करो इसमें दो क्या है, वाई हैं, ठीक है, इसमें क्या है, दोनों वाई हैं, या फर्ज करो दोनों एक्स हैं, ठीक है। तो अगर दोनों एक्स होंगे फिर तो प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं होगी, लेकिन अगर दोनों वाई हैं तो फिर क्या हमारे पास स्कीम बनेगी, एक्स वाई वाई, एक्स वाई वाई। ठीक हो गया, ये हम पढ़ेंगे आज। अगर फर्ज करो ये जो स्पर्म जो खाली रह गया था, अगर ये किसी को फर्टिलाइज करता है, तो एग के पास तो हमेशा एक्स ही होता है, हमने पढ़ा था कि एग के पास हमेशा एक्स ही होता है, एग के पास एक्स ही होता है। अब फर्ज करो ये स्पर्म खाली रह गया, तो जब ये स्पर्म किसी एग के साथ मिलेगा तो एक्स जीरो बनेगा, ठीक है, एक्स जीरो बनेगा, ठीक है। तो ये जो एक्स जीरो है इसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, आज हमने पढ़ना है। तो यही मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉन डिस्टिंक्शन किसको कहते हैं। जब मियोसिस होती है, जब मियोसिस होती है तो क्या होता है, हमारे जो क्रोमोसोम है वो अलग-अलग होते हैं। अगर वो अलग ना हो पाए, अगर वो अलग ना हो पाए तो क्या होगा, अगर वो अलग ना हो पाए तो क्या होगा, आपका जो एक एक सेल में ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमेटिड चले जाएंगे तो क्या होगा, एनुप्लाइडी हो जाएगी। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तब से कि नॉन डिस्जंक्शन की वजह से क्या होती है, एनुप्लाइडी होती है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात थोड़ी सी समझ आ गई। अगर नहीं समझ आई तो आप दोबारा मुझसे रिकॉर्डिंग मंगवा सकते हैं और इस हिस्से को दोबारा सुन भी सकते हैं। ठीक हो गया। सर ये अब नॉर्मल स्पर्म में वाई वाई होगा या एक्स वाई? जो अब नॉर्मल स्पर्म है उसमें वाई वाई भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है। अभी हम डॉक्टर अदनान पढ़ते हैं, फिर आपको ये समझ आएगी। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सिंड्रोम है दैट इज क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। बहुत मशहूर जमाना है, आप माशाल्लाह 9th क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आज तक आपको इसकी बातें याद नहीं हो पाई। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज हम कोशिश करते हैं आपको याद करवाने की। तो आपने इसको गौर से सुनना है और इसको कल बैठ के रट्टा भी मारना है। सबसे पहला है दैट इज क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम एक तो इसका नाम बहुत बड़ा है, ठीक है, इसका नाम काफी लंबा है, ठीक है, इसका नाम काफी लंबा है। तो जो क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम है इसके माशाल्लाह काफी ज्यादा डिजिट्स है, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम है। अब इसमें आपने याद रखना है कि चूंकि इसका नाम लंबा है, ठीक है, इसका जो नेम है क्लाइन फेल्टर वो काफी लंबा है, ठीक है, वो काफी लंबा है, तो क्या होगा, इसका जो मरीज होगा, जो भी मरीज क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम का होगा उसका कद बहुत लंबा होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने याद किया कि क्योंकि इसका नाम काफी लंबा है माशाल्लाह, तो जो इसका मरीज होगा उसका कद काफी लंबा होगा। तो पहली बात हमें ये पता चली कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के जो मरीज होंगे उनमें कद क्या होगा, लंबा होगा। दूसरे नंबर पे इसमें वेरिएंट्स आपको क्या क्या मिलेंगे। तो अभी डॉक्टर अदनान हमसे पूछ रहे थे कि इसमें वेरिएंट्स क्या क्या मिलेंगे। तो अब इस हम जेनेटिक्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कैसे लिखते हैं, देखो गौर गौर करना है। हम पहले नॉर्मल की बात कर लेते हैं। नॉर्मल हम कैसे लिखते हैं, हमें पता है, मैंने आपको बताया भी था कि हमारी पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, चाहे आंख से उठा लें, लिवर से उठा लें, हाथ से उठा लें, जितने भी सेल्स हैं, हर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम टोटल कितने होते हैं, 46। 23 पेयर, 23 जोड़े होते हैं, और 46 क्या होते हैं, टोटल होते हैं। लेकिन हम ब्रैकेट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेक्स क्रोमोसोम का पेयर, कि अगर वो मेल है, अगर एक आदमी है मेल है तो उसका हम लिखते हैं एक्स वाई, और अगर एक फीमेल है तो हम इसका लिखेंगे 46XX, 46XX। ठीक हो गया। अब इसी को हम इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं इधर, कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हमें मरीज किस किस तरह के मिलेंगे। सबसे पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि यार फर्ज करो कि क्या हुआ, जो पहला वेरिएंट हमें जो मिलता है दैट इज 47। ठीक है, होना कितना चाहिए था, नॉर्मल कितने होते हैं, 46। लेकिन जो क्लाइन फेल्टर है, चूंकि इसका नाम भी लंबा है तो इसमें क्रोमोसोम क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसमें इसका नाम लंबा है तो इसके क्या होंगे, क्रोमोसोम ज्यादा होंगे, कितने होंगे, 47। और इसमें हमें जो सेक्स क्रोमोसोम होगा, जो सेक्स पेयर होगा, वो किस तरह मिलेगा। होना तो इसको एक्स वाई चाहिए था, होना तो इसको एक्स वाई चाहिए था, लेकिन इसमें क्या होता है, एक एक्स एक्स्ट्रा होता है। तो डबल एक्स वाई, डबल एक्स वाई, डबल एक्स वाई। हमें पता चला कि जो स्पर्म था, स्पर्म में क्या था, एक्स वाई था, और एग से क्या मिला, एक्स मिला, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो जब उसमें उसके सेक्स क्रोमोसोम में 2 होने चाहिए थे, अब 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 की बजाय कितने होंगे, 47 होंगे। पहला हमें ये मिलेगा, पहला हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। दूसरे नंबर पे एक और हमें मिलता है दैट इज 48, दैट इज 48 एक्स 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 वाई, ठीक है, ट्रिपल एक्स वाई। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 3 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक वाई होता है।
होता तो ये मेल है, लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 48 होते हैं। इसके अलावा जहां पे आपने मुझसे सवाल पूछना है वो ये है कि ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मरीज है इसमें 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो सकते हैं, और इसका जो क्रोमोसोम है जो इसका सेक्स पेयर है वो कितना होगा? एक्स वाई होगा। इसका क्रोमोसोम कितना होगा? सेक्स पेयर एक्स वाई होगा, और टोटल नंबर क्रोमोसोम कितने होंगे? 46। तो हमें 3 तरह के लोगों में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मिल सकता है। ठीक है, अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे कब सवाल पूछेंगे कि ये आपने क्या लिख दिया है। तो बल्कि मैं आपका इंतजार करता हूँ कि कौन बंदा मुझसे सवाल पूछेगा कि मैंने क्या चीज गलत लिखी है। ठीक है, तो मुझे बताया, ये तो वेरिएंट्स है, इसमें तो कोई समझने वाली बात नहीं, इसको सिर्फ आपने रट्टा ही मारना है। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसके हमें वेरिएंट्स इस तरह मिलते हैं। जी डॉक्टर अदनान माशाल्लाह सही पूछ रहे हैं कि 46 भी नॉर्मल है, एक्स वाई भी नॉर्मल है, तो फिर हम इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्यों कहते हैं? इसको हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्यों कहते हैं? तो यही मैं बताने लगा हूँ। इसके आगे ब्रैकेट में माशाल्लाह लिखे मोज़ाइकिज्म, ठीक है, इसके आगे लिखे मोज़ाइकिज्म। ठीक है, मोज़ाइकिज्म हमने उसमें बायोकेम में भी पढ़ना है, लेकिन मोज़ाइकिज्म के बारे में याद रखें, क्या याद रखें? जब क्या होती है फर्टिलाइज, बल्कि हमने इसको पढ़ते हैं फिलहाल। मोज़ाइकिज्म का लफ्ज लिख के छोड़ दे, मैं आपको समझाता हूँ बाद में, क्योंकि अभी टाइम ही वेस्ट होगा, हमने इसको पढ़ना है अच्छे से। मोज़ाइकिज्म ठीक हो गया। अब ये तो हो गए इसके वेरिएंट्स। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका जेनेटिक्स पढ़ते हैं कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसमें क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसकी जेनेटिक्स क्या है, मैं आपको हेडिंग के साथ लिखवाता हूँ, क्योंकि आपकी बुक पे हेडिंग के साथ नहीं लिखा हुआ, तो आप माशाल्लाह इसको हेडिंग के साथ लिख सकते हो। और जो एक्स्ट्रा बातें मैं बता रहा हूँ, आई थिंक वेरिएंट्स भी नहीं लिखे हुए, जो जो चीजें नहीं लिखी हुई आप अपनी बुक पे लिख लें। तो जेनेटिक्स क्या है? इट इज काज्ड बाय, ठीक है, इट इज काज्ड बाय मियोटिक नॉन डिस्जंक्शन। ये कब होता है? जब मियोसिस में क्या हो? नॉन डिस्जंक्शन। मियोसिस में क्या हो? नॉन डिस्जंक्शन। मतलब कि स्पर्म में क्या आ गया? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। इवेंट ड्यूरिंग पैटर्नल गेमेटोजेनेसिस, मतलब जब जो उसके पेरेंट्स थे, जब उसके क्या बन रहे थे? ड्यूरिंग ड्यूरिंग पैटर्नल गैमिटोजेनेसिस, के जो उसके पेरेंट्स थे, जब उसके क्या बन रहे थे? गैमेट्स बन रहे थे, स्पर्म्स बन रहे थे, तो क्या हुआ? उसमें मियोटिक नॉन डिसंक्शन हुई, गैमिटोजेनेसिस। ठीक है, गैमिटोजेनेसिस हुई, तो उससे क्या हुआ कि उससे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। अब फर्ज करो किसी बंदे में होते 46 एक्स वाई हैं, ठीक है, लेकिन फर्ज करो उसमें 47 टोटल है और उसका जो सेक्स क्रोमोसोम है एक्स वाई है। अब अगर आप गौर करें तो तीनों वेरिएंट्स में आपको वाई क्रोमोसोम लाजमी मिल रहा है। तो आपने याद रखना है, क्या याद रखना है? कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जो मरीज होगा वो हमेशा मेल होगा, वो शकील होगा। ठीक है, वो क्या होगा? शकील होगा, और उसका कद लंबा होगा। ठीक है, उसकी हाइट काफी ज्यादा होगी क्योंकि इसका नाम काफी लंबा है, और उसकी हाइट भी ज्यादा होगी, और वो क्या होगा? मेल होगा, क्योंकि इसमें एक्स वाई आ रहा है, और वाई जिसमें भी आता है वो मेल में आता है। ठीक हो गया। अब हम जरा इसकी बातें करते हैं कि इसमें हमें वो समझाना क्या चाह रहा है। आपने एक चीज याद रखनी है, मोर नंबर ऑफ एक्स, ठीक है, number more number of x is more likely to swear, मतलब कि जितने ज्यादा उस वेरिएंट में एक्स क्रोमोसोम होंगे उतना ज्यादा वो उसको स्वेयर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, मोर लाइकली टू स्वेयर। ठीक हो गया। अब हम इसकी सिम्टम्स भी पढ़ते हैं कि इसमें होता क्या है, मरीज आपके पास किस तरह आएगा। तो इसमें हमें जो फाइंडिंग्स मिलती हैं, फाइंडिंग्स कुछ इस तरह की मिलती हैं। ठीक है, फाइंडिंग्स हमें क्या मिलती हैं? सबसे पहले तो आपने याद रखना है, ये ना मोस्टली अनडायग्नोज्ड रहता है प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी तक हम इसको डायग्नोज नहीं कर पाते, लेकिन मोस्टली आपके पास जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मरीज इसलिए इस वजह से आता है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे नहीं हो रहे, आई एम अन इनफर्टाइल। तो जब वो इनफर्टाइल होता है तो फिर जब आप चेक करते हो तो आपको पता चलता है कि ये क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मरीज है। तो उस आपकी बुक ने भी शायद लिखा हुआ है कि डिसऑर्डर इज यूजुअली नॉट डायग्नोज्ड टिल प्यूबर्टी। ठीक है, ये जो डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर इज नॉट यूजुअली डायग्नोज्ड टिल प्यूबर्टी, मतलब कि जब तक प्यूबर्टी नहीं आती, ये जो डिसऑर्डर है, इट इज नॉट यूजुअली डायग्नोज्ड टिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक ये हम इसको डायग्नोज नहीं कर पाते, प्यूबर्टी तक हम इसको डायग्नोज नहीं कर पाते, व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक साइन बिगन टू डेवलप। ओके जी, अब हम इसकी पढ़ते हैं अब हम इसकी पढ़ते हैं सिम्टम्स, कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मरीज है उसमें सिम्टम हमें क्या मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आपने लाजमी रटा मारना है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या होगा? प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर। सबसे पहला जो आपको सिम्टम मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर, कि जो उस बंदे की टेस्टिस होंगी वो क्या हो चुकी होंगी? फेल हो चुकी होंगी। अब टेस्टिस का क्या काम होता है? स्पर्म बनाना। तो उस बंदे की टेस्टिस क्या करेंगी? स्पर्म नहीं बनाएंगी, तो उसमें क्या होगा? प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर, पहला काम। क्यों? क्योंकि इसमें हो जाती है हियालाइनाइजेशन। ठीक है, हियालाइनाइजेशन। हेलिन जो कार्टिलेज, आपको पता है ना, जो कार्टिलेज होता है वो दो किस्म का होता है। जो हेलिन कार्टिलेज होगा, हेलानाइजेशन, हेलानाइजेशन
ऑफ टेस्टिस, ठीक है, हेलेनाइजेशन एंड फिब्रोसिस। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मरीज होता है उसमें क्या होती है, हेलेनाइजेशन एंड फिब्रोसिस हो जाती है, किसकी, फिब्रोसिस ऑफ टेस्टिस, क्योंकि उसमें एक अब नॉर्मल क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, तो उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से उसकी जो टेस्टिस हो जाती है उसमें क्या होती है, फिब्रोसिस हो जाती है, और क्या हो जाता है, हेयालिन कार्टिलेज जमा हो जाता है। प्लस टेस्टिस और सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हमें हम पढ़ के आए हैं, जो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होती हैं ये टेस्टिस के अंदर होती हैं, और इसकी क्या हो जाती है, हेलेनाइजेशन एंड इसकी फिब्रोसिस हो जाती है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, और इसमें क्या होगा, टेस्टिकुलर एट्रोफी। टेस्टिकुलर एट्रोफी क्यों होगी, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, और उसकी वजह से क्या हो रही है, उसकी टेस्टिस सही तरह काम नहीं कर पा रही, उसकी फिब्रोसिस हो गई है, ठीक है, तो टेस्टिकुलर एट्रोफी, टेस्टिकुलर एट्रोफी होगी। और उस हमें क्या मिलेगी, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसमें हमें क्या मिलेंगे, स्मॉल टेस्टिस, उसकी टेस्टिस क्या होंगी, छोटी होंगी, उसकी टेस्टिस क्या होंगी, छोटी होंगी, एंड एजोस्पर्मिया, ठीक है, एजोस्पर्मिया मतलब कि उसमें स्पर्म नहीं बनेंगे, ठीक है, एजोस्पर्मिया होगा, और क्या होगा, टेस्टिकुलर एट्रोफी होगी। ओके, अब जरा मुझे शाबाश आप जल्दी से बताएं कि हमने एक हार्मोन पढ़ा था इनहिबिन बी, हमने एक हार्मोन पढ़ा था इनहिबिन बी, मुझे बताना कौन से सेल बनाते हैं, शाबाश। जी, जी, आयु के IHSM बिश्कीक वाले जरा बताएं ना मुझे कि जो इनहिबिन है, इनहिबिन हार्मोन हमने पढ़ा था, वो किसने बनाया था। जी, डॉक्टर खिजर है आज, माशाल्लाह सही बता रहे हैं, सर्टोली सेल, ठीक है, सर्टोली सेल। जो सर्टोली सेल है, जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल क्या करता है, सर्टोली सेल क्या बनाता है, इनहिबिन बी। अब इनहिबिन बी का काम क्या था, इनहिबिन बी ने क्या करना होता था, इनहिबिट करना होता था, किसको इनहिबिट करना होता था, एफएसएच को, इनहिबिट करना होता था किसको, एफएसएच को। अब क्या हुआ कि टेस्टिस की तो फिब्रोसिस हो गई है, टेस्टिस तो काम ही नहीं कर रही, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स भी काम नहीं कर रही, तो क्या हुआ कि जो सर्टोली सेल्स है वो भी काम नहीं करेंगे, तो इनहिबिन भी क्या हो जाएगा, कम। इनहिबिन भी कम होने से क्या होता है, एफएसएच ज्यादा हो जाता है, इनहिबिन भी कम होने से क्या होता है, एफएसएच ज्यादा हो जाता है। तो आपने याद रखना है डिसजेनेसिस, डिसजेनेसिस ऑफ, ठीक है, डिसजेनेसिस ऑफ सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, जो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं, जब उनकी डिसजेनेसिस हो जाएगी तो क्या होगा, जब उनकी डिसजेनेसिस होगी तो क्या होगा, वो इनहिबिन बी को कम, क्योंकि इनहिबिन बी आपके सर्टोली सेल ने बनाना था, और सर्टोली सेल कहाँ पे थे, सर्टोली सेल तो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल में थे, तो जब सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स की फिब्रोसिस होगी तो क्या हुआ, इनहिबिन बी कम हो गया, ठीक है, इनहिबिन बी कम होने से क्या होता है कि एफएसएच ज्यादा मिलता है। तो हमने पढ़ा था कि शकील में आपको एफएसएच ज्यादा मिलेगा, शकील का कद भी लंबा है, ठीक हो गया, तो थोड़ा थोड़ा डायग्नोस आई होप कि आपको बन रहा है। ओके, उसके बाद इसमें हमने पढ़ा था, एक और हमने सेल पढ़े थे जिसको हम कहते हैं लेडिग सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, लेडिग सेल। लेडिग सेल कहाँ पे होते हैं, टेस्टिस में ही होते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरस्टिशियम ऑफ टेस्टिस में होते हैं। तो जो लेडिग सेल्स थे, लेडिग सेल्स क्या करते थे, लेडिग सेल्स का क्या काम था कि इन्होंने क्या बनाना था, इन्होंने टेस्टोस्टेरोन बनाना था, इन्होंने क्या बनाना था, टेस्टोस्टेरोन बनाना था, ठीक है, इन्होंने क्या बनाना था, टेस्टोस्टेरोन बनाना था। अब लेडिग सेल तो फेल हो चुकी हैं, टेस्टिस तो फेल हो चुकी हैं, तो टेस्टोस्टेरोन भी क्या होगा, कम होगा। जब टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो क्या होगा, अब आपको मैंने पढ़ाया था कि लेडिग सेल किससे स्टार्ट हो रहे हैं, एल से स्टार्ट हो रहे हैं, और एल, लेडिक सेल के ऊपर आके कौन सा हार्मोन एक्ट करता है, एलएच, ठीक है, तो एलएच, लेडिक सेल एल से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर आके कौन एक्ट करता है, एलएच एक्ट करता है, फिर ये टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। तो जब लेडिक सेल फेल हो चुके हैं, तो जो टेस्टोस्टेरोन होगा, जो टेस्टोस्टेरोन होगा वो कम होगा, जाहिर बात है, टेस्टिस ही काम नहीं कर रहे, तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा। जब टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो क्या होगा, एलएच, एलएच जो होगा वो ज्यादा होगा। एलएच क्यों ज्यादा होगा, फीडबैक की वजह से। हमारे ब्रेन को ये लग रहा है कि टेस्टिस काम नहीं कर पा रही, तो इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा एलएच पैदा करेगा, तो फीडबैक की वजह से एलएच क्या होगा, ज्यादा होगा। जब एलएच ज्यादा होगा तो एस्ट्रोजन ज्यादा होगा, जब एलएच ज्यादा होगा तो क्या होगा, एस्ट्रोजन ज्यादा होगा, ठीक हो गया। तो समझ आई है कि जब लेडिक सेल फेल होंगे तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन कम होगा, टेस्टोस्टेरोन कम होने से क्या होगा, एलएच ज्यादा होगा, जब एलएच ज्यादा होगा तो एस्ट्रोजन भी ज्यादा होगा, ठीक हो गया। तो ये दो बातें आपने समझनी है कि जो शकील होगा, शकील में क्या होगा, एक तो वो बेचारा शकील है और वो क्या है, इनफर्टाइल है, ठीक है, और इनफर्टाइल है, और उसमें क्या है, उसमें एफएसएच हमें ज्यादा मिलेगा, स्कील में एफएसएच हमें ज्यादा मिलेगा, और एस्ट्रोजन भी ज्यादा मिलेगा, हालांकि एस्ट्रोजन उसमें कम होना चाहिए था, वो बंदा है, वो मर्द है, मेल है, उसमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की वजह से, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से ये सारे उसको स्यापे देखने पड़ रहे हैं, ठीक हो गया। जल्दी बताएं मुझे, यहां तक समझ आई है, फिर हम आगे चलें। शाबाश, बहुत आसान है, बस कहानियां ही हैं, तो कहानियां ही हमने करनी है, और इसको हम खत्म करते हैं जल्दी से। चलें जी, माशाल्लाह समझ आ चुकी है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपने इसको लाजमी साथ साथ याद कर लेना है, वरना ये आपको पैथोलॉजी थोड़ी मुश्किल लग सकती है, क्योंकि आगे कैंसर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। एस्ट्रोजन इसमें होगा ज्यादा। उसके बाद अब क्या होगा, अब आपके जो शकील है, शकील में क्या है, टेस्टो कम है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या है, कम है,
और उसमें एस्ट्रोजन क्या है ज्यादा है। ये दो फाइंडिंग हमने निकालनी है कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मरीज होता है उसमें क्या होता है, उसमें टेस्टो कम है और उसमें क्या है, एस्ट्रोजन ज्यादा है। ठीक है, एस्ट्रोजन ज्यादा है और टेस्टोस्टेरोन क्या है, कम है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, आई डोंट नो फर्स्ट एड ने ये लाइन लिखी है कि नहीं, मैं आपको बुक रीड करवा देता हूँ एक दफा। सबसे पहले जो इसमें क्या होगा, इसमें होगा यूनिकॉइड। ठीक है, यूनिकॉइड। यूनिकॉइड का मतलब कोई मुझे बंदा बता सकता है, अगर किसी को हिस्ट्री के बारे में काफी नॉलेज है या कोई किसी को बुक पढ़ने का शौक है तो उसको ये पता होगा। यूनिकॉइड हम किसको कहते हैं, यूनिकॉइड बॉडी हैबिटस। यूनिकॉइड बॉडी हैबिटस। ठीक हो गया, यूनिकॉइड बॉडी हैबिटस मतलब कि टेस्टोस्टेरोन कम है और एस्ट्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, यूनिकॉइड बॉडी हैबिटस। उसके बाद इसमें हमें टॉल स्टेचर मिलेगा। ये जो आपका, चूंकि इसमें क्लाइनफेल्टर में लफज ज्यादा है, इसका नाम भी लंबा है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, जो शकील होगा उसका कद भी क्या होगा, लंबा होगा। इसको आपने इस तरह याद रखना है। ठीक हो गया, हमें इसका लंबा कद मिलेगा और क्या मिलेगा, बॉडी हैबिटस मिलेगी, यूनिकॉइड बॉडी हैबिटस मिलेगी। और उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या होगा, तीसरे नंबर पे आपको क्या मिलेगा, तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा गायनिकोमेस्टिया। ठीक है, गायनोकोमेस्टिया। गायनोकोमेस्टिया हम किसको कहते हैं, जो मर्द होते हैं, अगर मेल में फीमेल लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है इसको हम कहते हैं गायनोकोमेस्टिया। तो इसमें क्या होगा, ब्रेस्ट साइज इसमें इंक्रीज होगा। ब्रेस्ट साइज क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन ने क्या करानी होती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट करानी होती है। तो चूंकि इसमें एस्ट्रोजन ज्यादा है, इसलिए जो इसमें क्या होगा, गायनोकोमेस्टिया होगा। टॉल स्टेचर होगा, गायनोकोमेस्टिया होगा, हालांकि वो मर्द है लेकिन उसमें ब्रेस्ट क्या होंगी, बड़ी होंगी। और उसमें क्या होगा, यूनिकॉइड बॉडी हैबिटस होगा। और चूंकि इसमें एस्ट्रोजन ज्यादा है और एस्ट्रोजन ने फीमेल में क्या कराना होता है, एस्ट्रोजन ने फीमेल में क्या कराना होता है, फीमेल हेयर डेवलपमेंट। ठीक है, फीमेल लाइक हेयर डेवलपमेंट। तो ये जो आपका शकील होगा, शकील में क्या होगा, शकील में जो फीमेल लाइक हेयर डेवलपमेंट, फीमेल लाइक हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो इसमें हेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो क्या होगी, फीमेल लाइक होगी। ठीक हो गया। और इसमें क्या होगा, इसमें मसल मैस कम होगा। इसमें क्या होगा, मसल मैस कम होगा। क्योंकि हमने पढ़ा था जो हमारे मसल है, मसल को कौन बढ़ाता है, मसल को टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। तो टेस्टोस्टेरोन कम है तो क्या होगा, इसमें मसल मैस कम होगा, इसके बीच ये बेचारा मसल कम होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें फैट ज्यादा होगी। इसमें क्या होगी, फैट ज्यादा होगी। माइल्ड। और इसमें ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है तो इसमें क्या होगी, साइकोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटीज होंगी। तो मुझे जल्दी से बताएं कि ये सिम्टम समझ आई हैं या नहीं है। मैंने माशाल्लाह सबसे पूछा है और किसी को ने भी कोई बताने की जहमत नहीं की। और यूनिकॉइड बॉडी हैबिटस का मतलब क्या होता है, यूनिकॉइड बॉडी हैबिटस देखो, आपने अगर बुक रीडिंग का आपको शौक है, आपने अगर हिस्ट्री के बारे में पढ़ा हुआ है, तो जो पुराने जमाने में जो इजिप्शियन थे या जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे, वो किसी को सजा के तौर पे क्या करा देते थे, कास्ट्रेशन करा देते थे। ठीक है, कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन का तो मतलब पता है ना, अगर वो मेल है तो उसकी टेस्टिस को वो कट कर देते थे, डाइसेक्ट कर देते थे, ये सजा होती थी। मतलब ये ना काफी सोसाइटीज में ये अमल राइज रहा है कि अगर कोई बंदा गलत काम करता था या बगावत करता था तो वो क्या करते थे, वो उसकी कास्ट्रेशन कर देते थे। मतलब कि उसको नामर्द कर देते थे, उसकी टेस्टिस कट कर देते थे। इसको हम कहते हैं कास्ट्रेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं कास्ट्रेशन। और जिस बंदे की कास्ट्रेशन हो जाती थी उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते हैं यूनिकॉइड। जिस बंदे की कास्ट्रेशन हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिकॉइड। ये बुक्स में बड़ा ये टर्म यूज होती है और मैं हैरान हूं कि आप सबको किसी को भी नहीं पता। यूनिकॉइड, यूनिकॉइड हम किसको कहते हैं, ऐसा बंदा जिसकी क्या हो जाए, जिसकी कास्ट्रेशन हो जाए, जिसकी क्या हो जाए, कास्ट्रेशन हो जाए, उसके हम टेस्टिस कट कर दें। तो वो उसने आपको इसमें ये समझाने की कोशिश की है कि यूनिकॉइड बॉडी हैबिटस का मतलब ये है कि ये जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें जो पेशेंट होगा उसकी टेस्टिस एक तो छोटी होंगी और क्या होगी, उसमें फिब्रोसिस होगी, तो उसकी टेस्टिस किसी काम की नहीं होंगी। और वो क्या होगा, वो यूनिकॉइड होगा। यूनिकॉइड का मतलब है कि वो कास्ट्रेटेड होगा, कि टेस्टिस तो अल्लाह ताला ने उसको दी हैं लेकिन वो फर्टाइल नहीं है। ठीक है, वो कास्ट्रेटेड है, वो नामर्द है। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। ओके जी, अब मुझे जल्दी से बताएं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की समझ आ गई या रीड करवा दूं एक दफा, चले हम इसको रीड कर देते हैं। एक स्टूडेंट कह रही थी तो हम रीड कर देते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में देखो आपकी बुक ने काफी कम लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ज्यादा लिखो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में सबसे पहले मैंने कहा कि क्लाइनफेल्टर का नाम थोड़ा लंबा है। ठीक है, नाम क्या है इसका, लंबा है। तो इसमें जो पेशेंट होगा उसका कद भी क्या होगा, लंबा होगा। ठीक है, उसका कद भी क्या होगा, लंबा होगा। और ये क्या होगा, मेल होगा, क्योंकि इसके जितने भी वेरिएंट्स है आपको वाई क्रोमोसोम मिलेगा। ये क्या होगा, वाई क्रोमोसोम मिलेगा, और जिसमें वाई मिलेगा वो क्या होता है, मेल होता है। और इसका कद लंबा होगा। ठीक है, तो इसका कद क्या होगा, लंबा होगा, क्योंकि ये इसका नाम लंबा है। ठीक है, तो टाल स्टेचर। ओके, अब क्या हुआ कि इसमें क्या होंगे, स्मॉल फर्म टेस्टिस। इसमें जो टेस्टिस होंगे वो छोटे होंगे और फर्म होंगे, बड़े सख्त से होंगे। सख्त क्यों होंगे, क्योंकि उसमें क्या हो गया, फिब्रोसिस। तो फिब्रोसिस की वजह से क्या होंगे उनमें, वो क्या होंगे, फर्म टेस्टिस होंगे।
और इसमें क्या होगा, इनफर्टिलिटी होगी। इनफर्टिलिटी क्यों क्यों होगी, इनफर्टिलिटी क्यों होगी, क्योंकि इसमें होता है एजोस्पर्मिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, एजोस्पर्मिया होता है विद यूनिकॉइड प्रोपोर्शन। यूनिकॉइड प्रोपोर्शन का तो समझ आ जाएगी ना, यूनिकॉइड प्रोपोर्शन, ये यूनिकॉइड बड़ा लफ्ज यूज होता है बुक्स में। इसका मतलब होता है कास्ट्रेटेड, कि ऐसा मर्द जिसकी टेस्टिस हम डाइसेक्ट कर दें, कास्ट्रेशन कर दें उसकी। डिलेड एपिफिजियल क्लोजर, इसमें जो एपिफिजियल, मैंने उस दिन आपको समझाया भी था, ये देखो ये डायग्राम भी बनी हुई है। जो बोन होती है, बोन के यहाँ पे एक प्लेट होती है जिसको हम कहते हैं एपिफिजियल प्लेट। ठीक है, तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है, इसने ये एपिफिजियल प्लेट क्या करनी होती है, क्लोज करनी होती है। जो एंड्रोजन होते हैं, इसने ये क्लोज करनी होती है। तो चूंकि एंड्रोजन नहीं है, तो ये जो एपिफिजियल प्लेट है ये ग्रो करती जाएगी। तो इस वजह से इस ये जो बंदा होगा, इसकी एपिफिजियल जो प्लेट होगी वो डिले, थोड़ी देर बाद क्लोज होगी, जिस वजह से इसकी क्या होगा, इसका कद थोड़ा लंबा होगा। और इसके अलावा एक और वजह है कद लंबा होने की, वो मैं आगे जाके बताता हूँ। आपने याद रखना है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम होता है ना, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होता है शॉक्स, हम आगे पढ़ते भी हैं शॉक्स। शॉक्स का मतलब ही, शॉक्स का काम ये होता है कि उसने लंबाई में ग्रोथ करानी होती है। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ते हैं एक्स क्रोमोसोम पे। तो क्योंकि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, तो इस वजह से इसमें क्या होता है, इसका कद लंबा होता है। प्लस इसमें एपिफिजियल जो प्लेट होती है वो भी थोड़ी देर बाद क्लोज होती है। इसमें गायनोकोमेस्टिया होगा, फीमेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मे बी प्रेजेंट विद डेवलपमेंटल डिले, मतलब कि इसको डेवलपमेंटल डिले होगा, कि इसकी डेवलपमेंट में थोड़ा डिले होगा, थोड़ी देर बाद इसके ऑर्गन्स बनेंगे या बाकी चीजें बनेंगी। एंड प्रेजेंस ऑफ इनएक्टिवेटेड क्रोमोसोम, ये मैंने एक चीज समझाना भूल गया हूँ आपको, एक्स क्रोमोसोम, इनएक्टिवेटेड क्रोमोसोम, जिसको हम बार बॉडी कहते हैं। देखो, पहले हम नॉर्मल की बात करते हैं, यहाँ पे लिख लें अपनी बुक पे। देखो, जो फीमेल होती है, मतलब जितनी भी फीमेल्स हैं, ठीक है, फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है वो कितना क्या होता है, एक्स एक्स होता है। जो फीमेल होती है, फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है वो क्या होता है, एक्स एक्स होता है। अब होता क्या है कि जब एक फीमेल बनती है तो क्या होता है, चूंकि दो एक्स क्रोमोसोम है, अब ये दो एक्स क्रोमोसोम में क्या होता है, जो वन एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो क्या हो जाता है, बिकम इनएक्टिव। ठीक है, बिकम इनएक्टिव, ये लिख लें अपनी बुक पे, इट बिकम इनएक्टिव बाय एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं लियोनाइजेशन। लियोनाइजेशन, ठीक है, इसको हम बायोकेम में पढ़ेंगे, लियोनाइजेशन क्या होता है। अगर हमने किसी क्रोमोसोम को डीएक्टिवेट करना हो, हमने उसको एक्टिवेट होने से बचाना हो, तो हम उसमें एक ना मिथाइल ग्रुप आई थिंक ऐड कर देते हैं, इसको हम बायोकेम में पढ़ेंगे। इसको, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लियोनाइजेशन। ठीक है, अगर हमने किसी क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट करना हो तो हम उसकी क्या करा देते हैं, लियोनाइजेशन करा देते हैं। तो जो चूंकि फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो एक एक्स जो क्रोमोसोम होता है उसके हम क्या करा देते हैं, उसके हम करा देते हैं लियोनाइजेशन। तो जो एक एक्स क्रोमोसोम है जो कि क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, जो कि क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया है। तो ये एक हमें मतलब ये ना एक नुक्ते की तरह हमें दिखाई देता है ऑन डिफरेंट कैरियोटाइप्स। तो जो इनएक्टिव क्रोमोसोम है इसको हम कहते हैं बार बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं, बार बॉडी, इसको हम क्या कहते हैं, बार बॉडी। तो अब जो मेल है, ठीक है, ये तो होगी फीमेल की बात। लेकिन जो मेल है, मेल में तो होता ही एक्स वाई है, मतलब मेल है, मेल में तो क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो मुझे जरा बताना कि क्या हमें मेल में भी बार बॉडी मिलेगी, जल्दी बताना जरा। आई थिंक आप सो गए हो, तो मैं जरा जगाना चाह रहा हूँ आपको, मुझे बताएं मेल में भी हमें बार बॉडी मिलेगी। तो माशाल्लाह डॉक्टर लाइवा बता रही है कि मैं आंसर नहीं करूंगा, बाकी भी जरा बताएं कि मेल में हमें बार बॉडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जी, किधर गए बिस्कीट के लावे जी। मैं आज थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ एडम के लोगों से, और माशाल्लाह आईएचएसएम आईयू के और आईएमयू से भी हैं हमारे पास एक स्टूडेंट। तो बताएं जरा कि जो मेल है इसमें हमें बार बॉडी मिलेगी, नहीं हमें बार बॉडी नहीं मिलेगी। जो मेल होता है इसमें नो बार बॉडी, इसमें हमें बार बॉडी नहीं मिलती। मेल में बार बॉडी नहीं मिलती। ठीक हो गया, क्यों, क्योंकि उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। लेकिन हम जरा थोड़ा पीछे चलते हैं, और अब हम देखते हैं कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, इसमें तो दो एक्स हैं, इसमें तो क्या है, दो एक्स हैं। तो मुझे बताना हमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बार बॉडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेल है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मरीज है तो शकील है, लेकिन उसमें बार बॉडी मिलेगी, तो ये अब नॉर्मल है। ठीक है, तो यही उसने लिखा हुआ है कि जो प्रीजेंस है, ये देखो इसको हाईलाइट करो, प्रीजेंस ऑफ इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम, कि जो आपका इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम होगा उसकी आपको प्रीजेंस मिलेगी, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बार बॉडी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, बार बॉडी। एंड कॉमन काज ऑफ हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है, इसमें क्या मिलेगा, हाइपोगोनेडिज्म, इसके जो ग्नेड्स होंगे वो छोटे होंगे। इनफर्टिलिटी वर्कअप, इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, मुझे कोई बंदा बता सकता है कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसमें ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क क्यों इंक्रीज हो जाता है। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क क्यों इंक्रीज हो जाता है। यस, डॉक्टर काशिफ एक्सीलेंट एज ऑलवेज। कि जो आपका ब्रेस्ट कैंसर है, देखो इसमें क्या है, इसमें एस्ट्रोजन ज्यादा है। ठीक है, इसमें क्या है, एस्ट्रोजन ज्यादा है। एस्ट्रोजन ने क्या करना था, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करनी थी।
तो चूंकि ब्रेस्ट डेवलपमेंट कौन कराता है, एस्ट्रोजन कराता है, तो इसमें तो एस्ट्रोजन ज्यादा है, तो एस्ट्रोजन ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा, ब्रेस्ट की अब नॉर्मल ग्रोथ कराएगा। और उस अब नॉर्मल ग्रोथ में ये चांसेस हैं कि जब ब्रेस्ट ग्रो कर रही होगी तो क्या होगा, उसको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हो जाएंगे मेल को। ओके, हम आगे चलते हैं, और आगे उसने लिखा हुआ है डिसजेनेसिस ऑफ सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। उसके आगे जो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होगी उसकी क्या हो जाएगी, डिसजेनेसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्हिबिन भी कम होगा, एफएसएस ज्यादा हो जाएगा। उसके अलावा अब नॉर्मल लेडिक सेल फंक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन कम मिलेगा और एलएच क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक हो गया, तो ये आपकी बुक ने लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश की है। और जरा अब मैं आपको एक दफा रिवाइज करवाता हूँ, जो मैंने आपको पॉइंट लिखे थे मैं आपको ये सेंड भी कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि जो आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का नाम थोड़ा लंबा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसमें जो मरीज होता है उसका कद लंबा होता है। ठीक हो गया, और इसमें चूंकि इसका नाम लंबा है, तो इसके जो कार्योटाइप है उसमें भी हमें ज्यादा डिजिट मिलेंगे, मतलब कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिलेगा, बजाय के कम होने के एक एक्स्ट्रा मिलेगा। दूसरे नंबर पर मैंने कहा कि इसको हम यूनिकॉइड कहते हैं। यूनिकॉइड हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें ये नेचुरली कास्ट्रेटेड है, मतलब कि ये कुदरत की तरफ से ही कास्ट्रेशन हो गई है इसकी। जो उसके टेस्टिस है वो काम नहीं कर पा रही, वो फर्म है, फिब्रोसिस की वजह से वो काफी सख्त हो गए हैं और वो काम नहीं कर पा रहे, उसको क्या है, इनफर्टिलिटी है। इसका कद लंबा है और इसको एस्ट्रोजन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, गायनोकमेस्टिया होगा। और इसके जितने भी बॉडी पे हेयर है वो कैसे हैं, जिस तरह एक फीमेल की हेयर डिस्ट्रीब्यूशन होती है उस तरह है एज कम्पेयर टू मेल। उसके बाद क्योंकि इसमें टेस्टोस्टेरोन कम है, और टेस्टोस्टेरोन ने क्या करना होता है, मसल मैस बढ़ाना होता है, इसलिए तो ये जिम वाले लोग टेस्टोस्टेरोन ले रहे होते हैं ताकि इनका मसल मैस बढ़े। तो चूंकि इसमें टेस्टोस्टेरोन कम है तो क्या होगा, इसमें मसल मैस कम होगा। ठीक हो गया, अब मैं आपसे आपका जरा कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता हूँ कि आपने आज तक माशाल्लाह कितना पढ़ा है। ठीक है, तो जरा मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ। ये आ गया आपके सामने शकील, और जो किसका मरीज है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मरीज है। अब अगर आप थोड़ा गौर करें, ठीक है, अगर आप थोड़ा गौर करें तो आपको एक चीज समझ आएगी कि इसका ये जो एरिया, ठीक है, ये जो इसका पेल्विक एरिया जहां पे मैंने सर्कल किया है, आपको ये पियर शेप लग रहा है। ठीक है, ये इसकी जो पूरी बॉडी है वो एक जिस तरह एक फीमेल की बॉडी होती है उस तरह, दोबारा सुने, जो फीमेल होती है उसकी पियर शेप्ड बॉडी होती है, मतलब उसकी ना इस तरह होती है, देखो इस तरह, कि जो उसका जो पेल्विक एरिया होता है इसमें फैट ज्यादा होती है, जो उसका पेल्विक एरिया होता है उसमें फैट ज्यादा होती है। ठीक है, पेल्विक एरिया में क्या फैट ज्यादा होती है, और फीमेल में आपने देखा होगा जो उसके हाथ और पांव होते हैं उसमें भी फैट ज्यादा होती है। लेकिन जो मेल होते हैं उनकी जो फैट डिपॉजिट होती है वो अब्डोमिन में होती है। जो अब मेल होते हैं उनकी फैट अब्डोमिन में क्यों ज्यादा डिपॉजिट होती है, मुझे कोई बंदा बता सकता है? ये बड़ा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जो मेल होते हैं उनमें एक्स्ट्रा, अगर वो मोटे हों तो उनका पेट बड़ा हो जाता है, लेकिन जो फीमेल होती है जब वो मोटी होती है तो उसके हाथ और पांव मोटे हो जाते हैं, और उसका जो पेल्विक एरिया है वो ज्यादा उसमें फैट डिपॉजिट होती है। तो ये क्यों है, एनीवन? मैं देखना चाहता हूँ कि आपका क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में, क्योंकि ये बड़ा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि मर्दों की बॉडी इस तरह क्यों है और फीमेल की बॉडी उस तरह क्यों है। ठीक है, तो आप माशाल्लाह तब तक लिखे और मैं आगे चलता हूँ। तो मुझे आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है। अगला हम सिंड्रोम पढ़ते हैं, डेट इज टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, डेट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के बारे में आपने क्या याद रखना है, जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में आपका जो टर्नर है, टर्नर के माशाल्लाह 5 ही लफ्ज हैं, मतलब कि ये छोटा है। डॉक्टर खिजर पूछ रहे हैं जी वेरिएंट्स कैसे बनते हैं। डॉक्टर खिजर वेरिएंट्स का मैंने आपको एंड पे बताता हूँ, एक दफा मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाती है, तो वेरिएंट्स मैं आपको सबको समझाता हूँ। ठीक है, तो वेरिएंट्स हम एंड पे बात करते हैं, पहले हम ये खत्म कर लें। जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम का नाम चूंकि छोटा है तो इसका जो मरीज होगा वो क्या होगा, उसका कद भी छोटा होगा। टर्नर सिंड्रोम का नाम छोटा है तो इसका मरीज क्या होगा, छोटा होगा। और इसमें हमें वेरिएंट्स क्या मिलेंगे, ठीक है, इसमें जो हमें वेरिएंट्स हैं, वेरिएंट्स हमें एक ही मिलेगा, एंड दैट विल बी 45 एक्स नॉट। ठीक है, 45x0। ठीक है, 45x0, मतलब कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे, 45 होंगे, और इसका जो सेक्स पेयर होगा वो कितना होगा, एक एक्स ही होगा, और उसमें वाई क्या होगा, मिसिंग होगा। तो आप मुझे बताना कि 45x0 ये मेल होगा, फीमेल होगी? जो टर्नर सिंड्रोम है ये स्कील होगा या स्कीला होगी, जल्दी बताएं। शाबाश जी, ये क्या होगी, ये फीमेल होगी, ये फीमेल होगी। क्यों? क्योंकि जब भी वाई क्रोमोसोम आ जाए तब हम उसको कहते हैं मेल, तो अगर वाई नहीं है तो फिर वो क्या होगी, फीमेल होगी, मतलब कि ये स्कीला ही होगी। ठीक हो गया, अब आगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या होंगे, वो 45 ही होंगे। ठीक है, 45 ही होंगे। ओके, अब इसकी जेनेटिक्स हमें कैसे मिलती है, तो द लॉस ऑफ पैटर्नल एक्स क्रोमोसोम इन द स्पर्म, मतलब कि लॉस हो जाए। ठीक है, लॉस ऑफ पैटर्नल एक्स क्रोमोसोम, लॉस ऑफ पैटर्नल एक्स क्रोमोसोम इन स्पर्म, मतलब कि जब स्पर्म बन रहे थे, अभी हमने पढ़ा ना, अभी हमने देखो, अभी हमने पढ़ा अभी हमने पढ़ा कि जो आपका ये स्पर्म है, ये जो आपका स्पर्म है जो खाली रह गया था स्पर्म,
इसमें क्या था, इसमें कोई आपका क्रोमोसोम नहीं था। तो अगर ये स्पर्म किसी एग को मिलता है तो एग में तो एक्स क्रोमोसोम था और इसमें खाली है, तो जो आपका कौन सा वेरिएंट बनेगा, X0। तो इसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, इसका एक ही वेरिएंट होता है, वैसे दो इसके वेरिएंट होते हैं लेकिन मेजर एक ही वेरिएंट होता है। तो इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ पैटर्नल एक्स क्रोमोसोम इन स्पर्म। ठीक है, लॉस ऑफ पैटर्नल एक्स क्रोमोसोम इन द स्पर्म रिजल्टिंग इन मिसिंग एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम क्या होगा, मिसिंग होगा। इसकी ना तीन फॉर्म्स हैं, इसकी क्या है, तीन फॉर्म्स है। तीन फॉर्म्स की हम बात कर लेते हैं, या आई थिंक आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ इसलिए इसको लिख लो। इसकी क्या है, तीन फॉर्म्स है। तीन फॉर्म्स कौन सी हैं? सबसे जो पहली फॉर्म है दैट इज, फर्स्ट वन इज कंप्लीट लॉस ऑफ। ठीक है, कंप्लीट लॉस कि मतलब एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कंप्लीट लॉस है उसका, मतलब कि एक एक्स क्रोमोसोम सिरे से प्रेजेंट नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 45 एक्स नॉट। ओके, जो इसका दूसरा वेरिएंट है दैट इज, जो इसका दूसरा वेरिएंट है दैट इज मिसिंग द एक्स क्रोमोसोम इन सम सेल्स। अब बात आई है मिसिंग द क्रोमोसोम। ठीक है, मिसिंग मिसिंग द क्रोमोसोम, मिसिंग द क्रोमोसोम इन सम सेल्स, ये समझने वाली बात है, इन सम सेल्स। इसको हम कहते हैं मोजाइकिज्म, मतलब कि बंदा एक ही है। देखो अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने क्या किया, जेनेटिक्स दोबारा बता दें। डॉक्टर आशा इसकी जेनेटिक्स उस पर लिखी भी हुई है बुक पे, इसलिए मैंने इसको जल्दी से समझाया है कि जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, एक एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, मिस होता है। ठीक है, तो जो उसमें सेक्स पेयर, अगर वो फीमेल है तो उसमें एक्स एक्स होना चाहिए था, उसमें क्या होना चाहिए था, एक्स एक्स होना चाहिए था। लेकिन इस बेचारे की किस्मत इतनी खराब थी कि जो एक एक्स क्रोमोसोम था ये उसको मिस मिला। ठीक है, उसमें जो स्पर्म था वो खाली था और सिर्फ एग की वजह से उसमें एक एक्स क्रोमोसोम मिलेगा। तो मुझे जरा ये भी बता दें कि जो टर्नर सिंड्रोम का मरीज होगा इसमें हमें बार बॉडी मिलेगी या नहीं मिलेगी? जो आपका टर्नर सिंड्रोम है इसमें बार बॉडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जल्दी बताएं जी। माशाल्लाह सारे लावे बता रहे हैं और एक लावा, दो लावे गलत बता रहे हैं, बाकी सारे सही बता रहे हैं। है तो ये फीमेल, फीमेल में हमें बार बॉडी मिलती है, लेकिन इसमें तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम की बार बॉडी बन गई तो फिर तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाएगा ना। नहीं समझे बात? देखो मैंने कहा कि जब दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो जो एक एक्स क्रोमोसोम होता है उसकी बार बॉडी बन जाती है, ये तो होगी नॉर्मल बात। लेकिन लेकिन अगर फर्ज करो ये क्रोमोसोम है एक्स नोट, अब तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अब तो क्या है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर हम इसकी भी बार बॉडी बना देंगे, हम इसको भी इनएक्टिवेट कर देंगे, तो क्या होगा, वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा, वो तो फिर बनेगा ही कुछ नहीं। हर चीज तो हमने इनएक्टिवेट कर दी है। तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें हमें बार बॉडी नहीं मिलती, ये एमसीक्यूज हैं सारे। ठीक है, तो इसका कुलिया यही है कि जब आपको दो दो या दो से ज्यादा एक्स क्रोमोसोम मिले, आपने कहना है इसमें बार बॉडी मिलेगी। अगर एक एक्स क्रोमोसोम है, दो नहीं है, तो आपने कहना है इसमें बार बॉडी नहीं मिलेगी। सीधी बात है, ठीक हो गया। तो मिसिंग द क्रोमोसोम इन सम सेल्स, इसको हम कहते हैं मोजाइकिज्म। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मोजाइसिज्म। मोजाइसिज्म किसको कहते हैं? देखो अब ये होता क्यों है, देखो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गई। ठीक है, क्या हुई, फर्टिलाइजेशन हो गई। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब ये जो जाइगोट है इसने डिवाइड होना होता है। ठीक है, इसने डिवाइड होना होता है। अब आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट डिवाइड होता है तो क्या होती है, माइटोसिस होती है। क्या होती है, माइटोसिस होती है। ठीक है, क्या होती है, माइटोसिस होती है। अब फर्ज करो कि जब जब माइटोसिस हो रही थी तो क्या हुई, नॉन डिस्जंक्शन हुई। अब माइटोसिस में क्या होता है कि आपके जो जाइगोट था वो दो सेल में डिवाइड हो गया। अब क्या हुआ कि माइटोसिस में नॉन डिस्जंक्शन हुई। जब उसमें नॉन डिस्जंक्शन हुई तो कुछ सेल्स नॉर्मल बन जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ में क्या होगा, कुछ में एनोप्लाइडी होगा। इसको हम कहते हैं मोजाइसिज्म। कि जो पेशेंट है उसके कुछ जो बॉडी के सेल्स हैं उनमें कोई और नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और कुछ जो सेल्स हैं बॉडी के उसमें कोई और क्रोमोसोम है। ये कब होता है, मोजाइसिज्म कब होती है, जब माइटोसिस में डिफेक्ट आए। आपका एनोप्लाइडी कब होती है, जब मियोसिस में डिफेक्ट आए। दोबारा सुने, इसमें आपने कंफ्यूज होना है मुझे पता है। देखो फर्टिलाइजेशन से पहले पहले अभी स्पर्म और एग नहीं बने, तो स्पर्म और एग जब बनते हैं तो क्या होती है, मियोसिस होती है। तो अगर मियोसिस में डिफेक्ट हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इसमें क्या होगा, एनुप्लाइडी होगी। इसमें पूरे का पूरा क्रोमोसोम ही खराब होगा, और जो मरीज होगा उसके पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स होंगे उन सब में एनुप्लाइडी होगी। लेकिन फर्ज करो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एग और जाइगोट मिल जाते हैं, जब आप एग और जो स्पर्म है वो मिल जाते हैं और जाइगोट बन गया है। जब जाइगोट बन गया है तो जाइगोट ने भी तो आगे डिवाइड होना है ना, जाइगोट ने भी तो आगे पूरा बंदे का बंदा बनाना है। तो जब जाइगोट डिवाइड होगा तो क्या होगा, अगर माइटोसिस में डिफेक्ट आ जाए, अगर माइटोसिस में डिफेक्ट आ जाए तो इसको इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कुछ सेल्स नॉर्मल होते हैं, कुछ सेल्स नॉर्मल होते हैं, और जो कुछ होते हैं डिफेक्टिव होते हैं।
कुछ सेल्स क्या होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, अब नॉर्मल होते हैं। तो इससे इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिक्स अचार मिलता है। जो पूरी उसकी बॉडी है उसमें मिक्सचर आपको मिलेगा, कुछ सेल नॉर्मल होंगे, कुछ अब नॉर्मल होंगे। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मोजाइसिज्म। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मोजाइसिज्म। समझ आई है या ऊपर से गुजर गई है? जल्दी से बताएं। मुजाहिद की समझ इसको हम ना बायोकेम में पढ़ना भी है, टेंशन नहीं लेनी। जी, मुजाहिद सिस्टम की समझ आ गई है? चलें जी, आई होप कि आपको समझ आ गई है। अब उसने यही लिखा हुआ है, वही मैं आपको पहले भी समझाने की कोशिश कर रहा था। अब ये जो आपका जिसमें मुजाहिद सिस्टम होगी उसका हम कैरियोटाइप कैसे लिखेंगे, उसके हम कैरियोटाइप किसी तरह लिखेंगे, 46XX, 46XX ही लिखेंगे। लेकिन आगे हम उस एक वर्ड लिखेंगे DSD। मतलब इस DSD का मतलब होता है डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट, मतलब कि ये है तो नॉर्मल, है तो इसके कैरियोटाइप नॉर्मल, लेकिन वो सेक्सुअली नॉर्मल पर्सन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मोजाइसिज्म है, उसके कुछ सेल नॉर्मल है, कुछ अब नॉर्मल है। ठीक हो गया? तो ये जो मैंने आपसे पहले पूछा था वो यही था, मोजाइसिज्म यही होती है। ठीक हो गया? जो इसमें तीसरा वेरिएंट आपको मिलेगा, तीसरा वेरिएंट आपको क्या मिलेगा, दैट विल बी अब नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम। अब नॉर्मल एक्स मतलब कि जो आपको एक्स तो दो मिल रहे हैं, ठीक है, एक्स तो आपको दो मिल रहे हैं, लेकिन एक क्या है, अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, इसको मैं आपको बना के दिखाता हूं, देखो। फर्ज करो इसमें भी आपको 46 टोटल मिलेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, एक्स एक्स दो होंगे, लेकिन जो एक एक्स होगा वो क्या होगा, अब नॉर्मल होगा। इसको मैं लिख भी देता हूं, ये क्या होगा, अब नॉर्मल होगा। तो अब आपकी बुक ने क्या लिखा है, आपकी बुक ने ये सिर्फ लिखा है, ठीक है, आपकी बुक ने सिर्फ ये लिखा हुआ है कंप्लीट लॉस वाला। लेकिन मैंने आपको तीनों इसलिए बताए हैं ताकि आपने कंफ्यूज नहीं होना। तीनों ही एग्जाम्पल हैं इसकी, लेकिन जो इसमें सबसे आपकी सबसे मशहूर जहां से एमसीक्यूज आता है वो पहले वाली है, जिसको मैंने सर्कल किया। ठीक है, इसको मैंने सर्कल किया। अब ये जो आपका जो तीसरी वेरिएंट है इसमें हमें बार बॉडी मिलती है, लेकिन आपसे जब भी एमसीक्यूज पूछा जाएगा आपने कहना है नो बार बॉडी, आपको बार बॉडी नहीं मिलती टर्नर सिंड्रोम में। ठीक है, लेकिन जो ये तीसरा है, क्योंकि इसमें दो एक्स क्रोमोसोम है तो एक ही बार बॉडी बन जाती है और एक एक्स क्रोमोसोम वैसे ही रहता है। लेकिन इस इतनी आपने गहराई में नहीं जाना, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि टर्नर में हमें बार बॉडी नहीं मिलती और क्लाइनफेल्टर में हमें बार बॉडी मिलती है। ठीक हो गया? ओके जी। अब इसमें उसने जो सबसे पहला उसने ये लिखा हुआ है कि देखो जो तीसरा है ना, तीसरा इसमें क्या है, तीसरे में क्या है कि जो आपके दो एक्स तो आपको मिले हैं, लेकिन जो एक एक्स क्रोमोसोम वो क्या है, वो है अब नॉर्मल। वो क्या है जी, अब नॉर्मल है। ठीक हो गया? अब आप कहते हैं कि यार इसका कद क्यों छोटा रह गया, ये जो आपकी शकीला है, ठीक है, आप सबकी प्यारी शकीला, इसका कद क्यों छोटा रह गया है? तो इसका कद क्यों छोटा रह गया, इट इज लॉस ऑफ, ठीक है, इट इज लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। देखो जो एक्स क्रोमोसोम होता है, जो एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम पे क्या होता है, एक जीन होता है। एक्स क्रोमोसोम पे क्या होता है, जीन होता है। तो इसमें क्या हुआ, एक एक्स क्रोमोसोम में क्या हुआ, लॉस हुआ, लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मिसिंग। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम क्या है, मिसिंग है। और एक्स क्रोमोसोम जब मिस है तो एक्स क्रोमोसोम पे क्या होता है, कंटेनिंग। एक्स क्रोमोसोम पे क्या होता है, कंटेनिंग शॉक्स जीन। एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं शॉक्स। शॉक्स की फुल फॉर्म अगर लिखनी है तो लिख ले, वैसे जरूरत नहीं है। इसका मतलब होता है स्टेचर होम्यो बॉक्स जीन। स्टेचर स्टेचर होम्यो बॉक्स जीन। ठीक है, होम्यो बॉक्स जीन, स्टेचर होम्यो बॉक्स जीन। जो शॉक्स जीन है इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टेचर होम्यो बॉक्स जीन। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो शॉक्स जीन है ये किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, एक्स क्रोमोसोम के प्रेजेंट होता है। और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग बोन ग्रोथ। तो इसने क्या करानी थी, लॉन्ग लॉन्ग बोन ग्रोथ करानी थी, लॉन्ग बोन ग्रोथ करानी थी। तो अब जो टर्नर सिंड्रोम है उसमें तो एक एक्स क्रोमोसोम क्या है, एब्सेंट है। एक एक्स एक्स क्रोमोसोम क्या है, एब्सेंट है। तो जिसकी वजह से उसका कद क्या रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। कद उसका छोटा होगा। एक इसकी वजह ये है, दूसरी वजह ये है कि इसमें एस्ट्रोजन कम होता है, इसको हम आगे पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो एक वजह ये है कि इसका कद क्यों छोटा रह गया है, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम का लॉस है, एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है। और एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, शॉक्स जीन होता है। और शॉक्स ने क्या करना था, शॉक्स ने उसकी लंबाई में ग्रोथ करानी थी। तो अगर शॉक्स नहीं है तो क्या होगा कि उसका कद छोटा रह जाएगा। तो ये वही बात हो गई कि ना ढोला होसी ना रोला होसी। मतलब कि शॉक्स नहीं है तो आगे भी कोई रोला नहीं है। ठीक है, उसका कद क्या होगा, छोटा होगा। ओके जी। अब हम इसकी फाइंडिंग्स की बात करते हैं कि इसमें आपको फाइंडिंग क्या क्या मिलेगी। ठीक है, फाइंडिंग आपको क्या क्या मिलेगी। अच्छा मुझे ये बताएं, समझ आ रही है या ऊपर से गुजर रही है बातें? जी। चलें, मुझे बताएं जरा, समझ आ रही है या ऊपर से बातें गुजर रही हैं? चलें जी, आई होप कि आप